हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। कल हमने भारतीय राजनीति विज्ञान की शुरुआत की थी। इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास हम पढ़ रहे थे और 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए बनाए गए सभी कानून, चाहे उसमें रेगुलेटिंग एक्ट हमारे पास 1773 हो, चाहे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 हो, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो, चाहे उसके बाद हमारे पास आने वाले चार्टर एक्ट जो हर 20-20 साल के बाद आया करते थे, उन सब का हमने अध्ययन किया था। लास्ट में हमने 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा था और उसके बाद हमने देखा था कि जस्ट 4 साल के बाद क्या हो जाती है, 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत के अंदर होने वाला एक बहुत बड़ा विद्रोह था, पहला विद्रोह था जिससे कि अंग्रेज गवर्नमेंट सत्ते के अंदर आ गई थी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि धीरे धीरे अंग्रेजों का भी ईस्ट इंडिया कंपनी से विश्वास उठने लगा था, वो भी उनकी पावर को सीमित करते जा रहे थे। और 1853 के अधिनियम में हमने देखा कि उन्होंने जो चार्टर एक्ट के तहत 20-20 साल की अनुमति उनको दी जाती थी, उस 20 साल की अनुमति को भी उन्होंने नहीं दिया था और ये कह दिया था कि हम आपको तब तक यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां करने की अनुमति देते हैं जब तक कि कोई नई व्यवस्था की शुरुआत नहीं कर दी जाती। और उसी नई व्यवस्था की शुरुआत करने का समय अब आ चुका था। 1857 की क्रांति हो चुकी है, क्रांति को दबाया जा चुका है, लेकिन अंग्रेज ये तो समझ चुके हैं कि अब क्रांति को दबाने के बाद यहाँ पर इंडिया के अंदर यदि शासन में हमें कंटिन्यूटी रखनी है, लगातार हमें शासन यहाँ पे करते रहना है, तो बहुत बड़े रूप के अंदर हमें बदलाव करने पड़ेंगे। 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था हम जानते हैं। कल ही मैंने आपको बताया कि उस टाइम जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी जिनका नाम था, लॉर्ड डलहौजी एक नीति लेके आए थे, गोद निषेध नीति। उस गोद निषेध नीति की वजह से लोगों के अंदर काफ़ी विरोध था। गोद निषेध नीति भी कह दी जाती है या विलय की नीति भी कह दी जाती है। झांसी की रानी या बहुत से ऐसे राजा हमारे पास थे जो गोद निषेध नीति की वजह से ही अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में खड़े हुए थे। तो इन सभी कारणों के बीच में नया एक्ट हमारे पास आता है। इन सभी इतिहास के बैकग्राउंड के बीच में हमारे पास नया एक्ट लेके आते हैं अंग्रेज और उस एक्ट को नाम लिया जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो आज हम जिस एक्ट की बात करने वाले हैं वो हमारे पास होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अंग्रेज सरकार इसको इस नाम से लेके आई थी कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है, क्योंकि 1857 की क्रांति का कारण ही ये माना गया था कि भारत पे अब तक जो रूलिंग हो रही थी वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी। तो इस अधिनियम की प्रस्तावना के अंदर ही अंग्रेज सरकार ने ये लिखा कि हम भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए अधिनियम लेके आ रही हैं। क्वेश्चन सीधा आता है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए जो अधिनियम लाया गया था उस अधिनियम का नाम क्या था? उस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम 1858। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सेम यही कि ये लाइन कहाँ लिखी गई है, इस अधिनियम की प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है। क्या लिखी गई है? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन सा था भाई? हमारे पास 1858 का अधिनियम। अब ध्यान से देखना, 1857 की क्रांति के दो मुख्य कारण थे। पहला मुख्य कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो थे वो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, जिसकी वजह से भारतीयों में असंतोष था। और दूसरा मुख्य कारण था डलहौजी की गोद निषेध नीति। तो 1858 की क्रांति के होने 1857 की क्रांति होने के बाद जो पहला एक्ट आया है उसमें उन दोनों कारणों को दूर करके भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के प्रति फैले हुए असंतोष को दूर करने की कोशिश की गई थी। तो अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से भारतीय लोग परेशान हुआ करते थे, उनके अत्याचारों से परेशान होते थे, उस फैक्ट को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जो कल तक हमने पढ़ा था उसको कहा जाता है कंपनी का शासन।
57 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध से लेकर 1858 तक का जो शासन है वो कंपनी का शासन कहलाता है। और अब 1858 से आगे जो भी शासन है उसको ताज का शासन या रूल ऑफ क्राउन हम कहते हैं। महारानी के हाथ में सीधी बागडोर हमारे आने वाली है। तो सबसे पहला काम इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, पूरे भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया भाई, खत्म कर दिया गया। तो पहला काम इसमें क्या हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया है भाई, समाप्त कर दिया गया है। अब यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया है तो भारत पे अब शासन कौन करेगा, भारत का शासन अब सीधे का सीधा अंग्रेज महारानी जो है, ब्रिटेन की महारानी जो थी उसके हाथ में चला गया है। तो इसी को ही कहा जाता है रूल ऑफ क्राउन, ताज का शासन। तो अब से लेके हम जो पढ़ेंगे 1947 तक वो क्या होगा हमारे पास, ताज का शासन। तो यहां से लिख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की समाप्ति हो गई है और भारत का शासन कहां चला गया है भाई, सीधे महारानी के हाथों में चला गया है। महारानी कहां की, ब्रिटेन की। भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया और इसी को ही क्या कहा जाता है भाई, ताज का शासन। क्वेश्चन आ जाता है ताज का शासन कब से कब तक था, तो कब से कब तक है भाई, 1858 से लेके 1947 तक। और 1858 से पहले जो था वो कंपनी का शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहलाता है। तो पहली जो दिक्कत थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लोग परेशान थे, उस दिक्कत को दूर कर दिया गया। और दूसरी दिक्कत क्या थी भाई, जो गवर्नर जनरल था डलहौजी जो था, उसकी जो नीतियां थी वो भारत के देसी राजा महाराजाओं को परेशान कर रही थी। तो देसी राजा महाराजाओं की इस जो नाराजगी थी उस नाराजगी को दूर करने के लिए कदम उठाया गया कि जो गवर्नर जनरल था उसके पद को समाप्त कर दिया गया और अब एक नया पद बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया भाई, वायसराय। तो क्या हुआ, दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और गवर्नर जनरल को अब एक नए नाम से जाना जाएगा। उसे किस नाम से जाना जाएगा भाई, वायसराय के नाम से जाना जाएगा। वैसे वास्तव में क्या हुआ था, जो डलहौजी था, डलहौजी से परेशान केवल देसी राजा महाराजा थे। भी जो ब्रिटिश इंडिया है वो तो सीधा पहले से अंग्रेजों के अधीन है, तो उनको तो परेशानी होने की दिक्कत नहीं थे। तो जो गोद निषेध नीति थी या विलय की नीति थी ना, उससे केवल देसी राजा महाराजा परेशान थे, क्योंकि देसी राजा महाराजा जो अपनी रियासत के ऊपर खुद ही राज कर रहा है तथा उसकी अंग्रेजों के साथ कोई ना कोई संधि है किसी मामले के लेकर, यदि उनके पुत्र नहीं है तो दत्तक नहीं ले सकते थे, गोद नहीं ले सकते थे और उनका शासन ब्रिटेन के अंदर मिला लिया जाता था। तो राजा महाराजाओं का शासन उनसे छीना जा रहा है, इस वजह से वो अंग्रेजों से क्या है, नाराज है। तो देसी राजा महाराजाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए यह कहा गया था कि अब से जो देसी राजा महाराजा होंगे ना, वहां पर जो हमारा सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो कौन होगा, वायसराय। ब्रिटिश इंडिया में सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो आज भी गवर्नर जनरल ही है। एक ही आदमी के अब दो नाम कर दिए गए। ब्रिटिश इंडिया में उसको आज भी गवर्नर जनरल ही कहा जाता है, लेकिन देसी राजा महाराजा अब उसे क्या कहेंगे भाई, वायसराय कहेंगे। एक हिसाब से कुछ नहीं किया गया, फॉर्मेलिटी की गई है, हमारे हाथ में झुंझुना पकड़ाया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। और राजा महाराजा इस बात से खुश हो गए कि गवर्नर को हटा दिया गया है, अब हमारे पास कौन आ गया भाई, वायसराय आ चुका है। लेकिन फिर मैं आपको बोलता हूं कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर आज भी कौन था, गवर्नर जनरल ही था और देसी रियासतें जो है वहां पर क्या बनाया गया है भाई, वायसराय बनाया गया है। तो एक हिसाब से यदि मैं कह दूं वायसराय किसके लिए बनाया गया है, केवल और केवल देसी रियासतें जो है वहां पर इसको हम क्या यूज करते हैं भाई, वायसराय का नाम हम यूज करते हैं। आगे पढ़ाते टाइम यदि मैं कहीं पर गवर्नर जनरल शब्द का यूज कर लूं तो समझ जाना हम ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, और कहीं पर वायसराय शब्द का यूज करूं तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, देसी रियासतों वाले भारत की बात हम कर रहे हैं। पहले भी मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं और अब फिर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देसी रियासतों के अंदर राजा महाराजाओं का राज था और राजा महाराजाओं के राज के अंदर राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होते थे। जो ये कानून जितने भी आ रहे हैं वो देसी रियासतों के लिए नहीं आ रहे हैं। ये सारे के सारे कानून कहां पर लागू होंगे, केवल और केवल ब्रिटिश इंडिया या जो सीधा अंग्रेजों के अधीन था भारत, उस भारत के ऊपर ही लागू होने वाले हैं। इस बात को आप कभी नहीं भूलना। तो पहली बात, गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया भाई, वायसराय बना दिया गया है। या मैं ये कह सकता हूं जितनी भी हमारे पास देसी रियासतें थी,
जितनी भी भारत में क्या थी भाई, देशी रियासतें थी, उन सब का एक हेड होगा, और वो हेड कौन होगा भाई, वायसराय। सभी का हेड कौन होगा हमारे पास, वायसराय होगा। लेकिन साथ ही साथ ये व्यवस्था कर दी गई कि जितनी भी देशी रियासतें हैं, हर एक देशी रियासत के अंदर वायसराय का एक प्रतिनिधि भी नियुक्त होगा। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार ये व्यवस्था की गई है कि हर देशी रियासत के अंदर वायसराय का एक क्या होगा भाई, प्रतिनिधि होगा। सभी का हेड तो कौन है, वायसराय है, लेकिन हर देशी रियासत के अंदर एक क्या होगा, प्रतिनिधि होगा। तो दूसरी बात आप लिख लो, प्रत्येक देशी रियासत में कौन होगा भाई, एक वायसराय का प्रतिनिधि होगा, वायसराय का प्रतिनिधि होगा। और वायसराय की इस प्रतिनिधि को कहा जाता था रेजिडेंट। क्वेश्चन आता है, रेजिडेंट की नियुक्ति कहाँ की गई थी, तो रेजिडेंट की नियुक्ति की गई थी देशी रियासतों के अंदर। इंपॉर्टेंट शब्द है। और रेजिडेंट कौन था, रेजिडेंट था वायसराय का देशी रियासतों के अंदर जो प्रतिनिधि था, एजेंट था। सेम ऐसे ही है भाई, वायसराय जैसे आज भारत के राष्ट्रपति हैं, और रेजिडेंट जैसे आज हमारे राज्यों के कौन होते हैं भाई, राज्यपाल होते हैं। बिल्कुल वैसे का ही वैसा है। तो दो मेजर चेंज तो ये किए गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया है तथा गवर्नर जनरल के नाम को चेंज कर दिया गया है, और क्या बना दिया गया है भाई, वायसराय बना दिया गया है। तीसरा जो मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है जो द्वैध शासन प्रणाली हमने देखी थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लागू की गई थी। 1773 में हमने देखा था कि द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है। मतलब व्यापार का काम संभालने के लिए हमारे पास अलग संस्था है, और राजनीतिक काम संभालने के लिए हमारे पास अलग संस्था है। व्यापार का काम संभालता है संचालक मंडल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मंडल है, और दूसरा जो राजनीतिक काम है, सेना संबंधी काम है, राजस्व संबंधी काम है, या नागरिकों संबंधी जितने भी अधिकार है, वो सभी अधिकार दिए गए हैं एक नियंत्रक बोर्ड को। हमने देखा था, तो उसको हमने कहा था एक ही जगह पे काम चलाने के लिए हमारे पास दो सरकारें हैं, इसलिए हमने कहा था द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1773 के एक्ट के अंदर, और इस अधिनियम के अंदर क्या किया गया है, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई है। तो तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास क्या है, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। द्वैध शासन प्रणाली की क्या कर दी गई है भाई, समाप्ति कर दी गई है। यदि लिखना चाहो तो आप लिख लो, पहला क्या भाई, संचालक मंडल या निदेशक मंडल, तथा दूसरा हमारे पास क्या था, नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको भी कहा जाता था, नियंत्रक बोर्ड की समाप्ति हो चुकी है। इन दोनों को क्या कर दिया गया भाई, खत्म कर दिया गया है। तो अब इंडिया के अंदर द्वैध शासन प्रणाली नहीं होगी। तीसरा काम क्या किया गया है, भारत के शासन को डायरेक्ट कंट्रोल किया गया है ब्रिटिश महारानी के द्वारा। तो ब्रिटेन की महारानी तो इंडिया के अंदर आके शासन नहीं देखने वाली ना, तो इसलिए ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर या ब्रिटेन का जो मंत्रिपरिषद है ना, ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद के अंदर एक नया मंत्रालय जोड़ा गया है, और उस मंत्रालय का नाम रखा गया है भारत से संबंधित मामलों का विभाग, द डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द इंडियन टास्क। ठीक है, तो भारत से संबंधित मामलों का विभाग। तो तीसरा हमारे पास काम क्या किया गया है, ब्रिटेन के मंत्रिपरिषद में, ब्रिटेन के मंत्रिपरिषद में क्या बनाया गया भाई, एक नया मंत्रालय जोड़ा गया है। ब्रिटेन के मंत्रिपरिषद में एक नए मंत्रालय को जोड़ा गया है, और उसका नाम क्या रखा गया है, भारत से संबंधित मामलों का विभाग। भारत से संबंधित मामलों का विभाग। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत से संबंधित मामलों का विभाग जो बनाया गया था, उसका जो हेड था ना, उसके हेड को कहा जाता है भारत सचिव। क्या कहा जाता है भाई, भारत सचिव। ये सचिव का जब हम नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कोई आईएएस ऑफिसर होगा, कोई बाबू होगा, सेक्रेटरी होगा, जैसे हम इंडिया में देखते हैं गृह सचिव, तो कोई अधिकारी हमारे पास है। लेकिन यदि हम ब्रिटेन की बात करते हैं, यदि हम अमेरिका की बात करते हैं, तो वहां पर मंत्री को सचिव कहा जाता है। तो इस विभाग का जो मंत्री था ना वहां पर, उस मंत्री का नाम क्या रखा गया भाई, भारत सचिव, या मैं इंडिया के हिसाब से बात करूं तो भारत मंत्री उसको हम कह सकते हैं। तो जो भारत से संबंधित मामलों का विभाग बनाया गया है, इस विभाग का जो प्रमुख बनाया गया है, इस विभाग का प्रमुख जो बनाया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है भाई, भारत
सचिव नाम रखा गया है, या हम हमारे हिसाब से हम बात कर सकते हैं भारत मंत्री। तो सीधा क्वेश्चन आता है, भारत सचिव की नियुक्ति कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? कौन से अधिनियम के तहत भाई? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। और जो पहला भारत सचिव बनाया गया है, पहला भारत सचिव जो बनाया गया है वो बनाया गया है सर चार्ल्स वुड को। प्रथम भारत सचिव, जो पहला भारत सचिव बनाया गया है वो कौन बनाया गया है भाई? सर चार्ल्स वुड। इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ लोग स्टैनली को भी कहते हैं, हम स्टैनली की बात नहीं करेंगे। हमारे लिए जब भी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो आंसर क्या माना है भाई? सही, सर चार्ल्स वुड ही माना है। तो हमें केवल यही याद रखना है, किसी उसमें नहीं पढ़ना, कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो ये भारत सचिव बनाया गया है या भारत सरकार का मंत्रालय बनाया गया है ना, ये इंडिया के अंदर नहीं बैठेगा, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट का या ब्रिटेन के मंत्रिपरिषद का ये मंत्रालय है, तो ब्रिटेन के अंदर बैठेगा। तो ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भारत में शासन कैसे करेगा या भारत से संबंधित जो मामले हैं उन पर नियंत्रण कैसे, उसको क्या है, पूरी की पूरी छूट दे दी गई है कि ये भारत से संबंधित मामलों में हर तरह का नियंत्रण कर सकता है, कंप्लीटली इसको छूट दी गई है। तो इसकी सहायता करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई है जिसे हम कहते हैं भारत सचिव की काउंसिल या भारत मंत्री की काउंसिल। एक परिषद बनाई गई है और उस परिषद के अंदर 15 मेंबर रखे गए हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है भारत सचिव की काउंसिल के अंदर मेंबर कितने थे? तो 15 तो और मेंबर थे और एक ही खुद हो गए, तो कुल मिला के 16 मेंबर उस काउंसिल के अंदर है। 15 मेंबर तो अदर मेंबर है जो इंडिया में रहेंगे और एक कौन है भाई? हमारे पास भारत सचिव। और भारत सचिव के मंत्रालय का जितना भी खर्चा आएगा, पूरे का पूरा खर्चा भारत की जनता के द्वारा वहन किया जाएगा। मंत्रालय कहाँ का है? ब्रिटेन का मंत्रालय है। खर्चा कौन वहन करेगा? भारत की जनता वहन करेगी। तो पहली बात तो मंत्रालय बनाया गया है। दूसरी बात क्या है भाई? भारत सचिव की सहायता हेतु, भारत सचिव की सहायता हेतु क्या बनाई गई है भाई? एक काउंसिल की स्थापना की गई है और उस काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? 1 + 15 मेंबर होंगे। तो चेयरमैन तो उसका भारत सचिव होगा और 15 मेंबर उसके अंदर कौन होंगे भाई? और होंगे। तो ये मुख्य प्रावधान किए गए थे हमारे पास 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर मैं आपको बता दूं, हम केवल उन्हीं प्रावधानों के बारे में बात कर रहे हैं जो राजनीति की दृष्टि से या भारत के संवैधानिक विकास की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि हम यही इतिहास की क्लास यदि हम यहाँ पढ़ रहे होते तो हो सकता है हम बहुत कुछ इस अधिनियम के बारे में जानने की कोशिश करते, लेकिन हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। हम केवल क्या पढ़ रहे हैं भाई? इंडियन पॉलिटी के अंदर इसको संबंधित करने वाले हैं भारत के इतिहास से, भारत के संवैधानिक इतिहास से। इसलिए केवल हमारे लिए जो आज के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं पॉइंट को ही पढ़ रहे हैं। यदि आपको हमारी क्लासेस या हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो इंडियन पॉलिटी के लिए अच्छे टीचर तथा अच्छी क्लासेस को ढूंढ रहे हों। हम वापस आ जाते हैं हमारे इस अधिनियम के ऊपर। इस अधिनियम को लाया गया था ये कह के कि भारत के शासन को हम क्या कर देंगे भाई? अच्छा कर देंगे। भारत की जनता के अंदर जो असंतोष है उस असंतोष को दूर कर देंगे। लेकिन जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं या जो कुछ भी प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधान को देखते हैं तो हमें एक बात समझ आती है कि भारत के अंदर जो शासन चल रहा था ना, वो तो वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। कहाँ परिवर्तन किया गया है? भारत में शासन तो वैसा ही वैसा है। यहाँ की शासन प्रचलित जो शासन प्रणाली थी उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अंग्रेज अब भारत को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। चेंज हुआ है तो केवल ये हुआ है कि अब अंग्रेज सरकार हमें कंट्रोल अच्छे से कर सकती है। तो अंग्रेजों के लिए फायदा हुआ है, केवल अंग्रेज सरकार के लिए फायदा हुआ है कि वो अब भारत के शासन को कंट्रोल बहुत अच्छे से कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो शासन चल रहा था उस शासन प्रणाली में बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ भाई? चेंज नहीं हुआ। तो अंग्रेज सरकार भी ये जानती है कि यहाँ की शासन प्रणाली में चेंज नहीं हुआ। केवल हम ये सब बता के, केवल हम इतना सब करके भारतीयों को खुश नहीं कर सकते हैं। भारतीयों को एक टाइम के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता था 1857 की क्रांति को दबाने के लिए या ये कहने के लिए कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आपके हितैषी हैं। इसको केवल एक बार हमारे सामने प्रोपेगेंडा तो दिया जा सकता था, लेकिन उनको ये पता था जैसे जैसे भारतीय इसका एनालिसिस करेंगे, इसका
इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, वैसे वो समझ जाएंगे कि हमारे लिए या हमारे यहाँ पर होने वाली शासन व्यवस्था में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसलिए वो धीरे धीरे ये जानने लग गए थे कि यदि भारत के अंदर लंबे टाइम तक हमें शासन करना है तो लंबे टाइम तक शासन करने के लिए एक बात जरूरी है कि हमें भारतीयों को शासन के अंदर भागीदार बनाना पड़ेगा। जब तक हम भारतीयों को शासन में भागीदार नहीं बनाएंगे तब तक भारतीयों के ऊपर लंबे तौर पर शासन नहीं किया जा सकता। तो अब अंग्रेजों ने भारतीयों को शासन के अंदर भागीदार बनाने के लिए कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी है और बहुत ही कम टाइम के अंदर, देखो 1858 के अंदर ये अधिनियम आया था और बहुत ही कम टाइम के अंदर, मात्र 3 साल के अंदर 1861 के अंदर वो हमारे लिए एक नया अधिनियम लेके आ गए हैं जिसको बोला जाता है भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम जो है उनका लक्ष्य केवल एक ही था, भारतीय लोगों को शासन के अंदर क्या करना है भाई, भागीदारी देनी है, और कोई रीजन नहीं था। अंग्रेज भली प्रकार से समझते थे कि जब तक हम इनको शासन में भागीदारी नहीं देंगे तब तक इनके ऊपर हम राज नहीं कर सकते हैं। तो अगली बात आप लिख लो, भारतीयों को अब अंग्रेज क्या करेंगे भाई, भारतीयों को शासन में भागीदारी देने के लिए, भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने के लिए अधिनियम लेके आएंगे। उन अधिनियम को नाम क्या रखा गया भाई, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। और भारत परिषद अधिनियम के नाम से अंग्रेज 3 अधिनियम लेके आए हैं इंडिया के अंदर। पहला अधिनियम लेके आए थे 1861 के अंदर, दूसरा अधिनियम लेके आए थे 1892 के अंदर, और तीसरा अधिनियम लेके आए थे 1909 के अंदर। हम तीनों ही अधिनियम को डिटेल के अंदर जानेंगे और हमारे लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबको जानेंगे। तो पहली बात तो हमारे पास क्वेश्चन सीधा ही बन जाता है कि भारत परिषद अधिनियम क्यों लेके आए थे। रीजन केवल एक था, भारतीयों को शासन में क्या बनाना है भाई, अब भागीदार बनाना है। धीरे धीरे इनकी नियुक्ति हमें करनी पड़ेगी। 3 हमारे पास अधिनियम आते हैं 1861 के अंदर, 1892 के अंदर, और तीसरा कब आता है 1909 के अंदर। तो हम सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम। हेडिंग डाल लो। कल भी मैंने आपको कहा था, आज भी आपको बोल रहा हूं, यदि आप वास्तव में इन क्लासों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप ये कीजिए, अपना पेन अपनी कॉपी लेके रखिए, मेरे साथ साथ जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं या जो कुछ भी मैं इस पैनल के ऊपर लिखता जा रहा हूं, आप एक एक बात को नोट करते रहिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में अगर आपने 1 या 2 बार भी इन नोट्स को पढ़ लिया तो यकीन मानिए आप दूसरी विद्यार्थियों से कहीं ज़्यादा नंबर आप अचीव करके आओगे इंडियन पॉलिटी के अंदर। ये मेरा वादा भी है और मेरा दावा भी है। आपके भले के लिए ही सजेशन करता हूं भाई, आप केवल वीडियो को देख के अपना टाइम खराब नहीं कीजिएगा। वीडियो को देखना मेरे हिसाब से टाइम खराब है, मेरा भी और आपका भी, क्योंकि वीडियो को देखने मात्र से न ही आपको कुछ समझ आने वाला है। भाई समझ तो आ जाएगा, इतना तो आपका दिमाग मैच्योर हो चुका है इस टाइम तक कि आपको समझ हर बात आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैं टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ाने लगूँ ना, भी कंप्यूटर साइंस भी आपके सब्जेक्ट हो सकता है, तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता फिर भी आपको समझ आ जाता है। तो नई बात हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन वो बात हमें याद भी रहेगी। इस बात पर हमें शक होता है कि हर बात हमें याद रहे, इतना माइंड हमारा शायद विकसित नहीं होता कि एक बार हम केवल सुन के हर बात को याद रख सकें। इसलिए बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, सजेशन भी देता हूं बड़ा भाई होने के नाते, कि कम से कम आप इनके क्या कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत अच्छे आपके नोट्स बन जाएंगे, आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इन नोट्स को बनाते रहिएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। वापस से हम आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। रीजन केवल एक था, क्या रीजन था भाई, भारतीयों को क्या देना है, शासन के अंदर भागीदारी देना है। तो शासन के अंदर भागीदारी देने के लिए हमने कल देखा था गवर्नर जनरल की काउंसिल को 2 भागों के अंदर बांट दिया गया है। एक बना दी गई है गवर्नर जनरल की कार्यकारी काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम बात करूं कार्यपालिका। दूसरी बना दी गई थी विधायी पालिका, केंद्रीय भारतीय विधायी परिषद, जिसकी हमने बात की थी ना, अखिल भारतीय विधायी परिषद की स्थापना हो चुकी है। तो जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव थी ना, कार्यपालिका जो थी, उसके अंदर तो हमें अभी तक भागीदारी नहीं दी गई, लेकिन धीरे धीरे अब जो विधायी पालिका थी
या जो विधान परिषद जो बनाई गई थी, उस विधान परिषद के अंदर भारतीयों को शामिल किया जाने लगा है। तो पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया है विधान परिषद के अंदर 1861 के अंदर। तो पहले जो में पार्टिसिपेशन मिला है विधान परिषद के अंदर मिला है। बहुत बाद में जाके हम 1909 के अंदर देखेंगे कि हमें उसकी कार्यकारी जो परिषद उसकी थी या कार्यपालिका जो आज के टाइम में हम बात करते हैं, उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन मिलता है 1909 के अंदर। बहुत बाद की बात है, लगभग हमें 50 साल के बाद उसकी कार्यपालिका में पार्टिसिपेशन मिलता है। लेकिन हमारे लिए अभी शुरुआत के तौर पे ये भी काफ़ी था कि हमें कम से कम गवर्नर जनरल की, या यहाँ पे मैं कह दूँ वाइसराय कहूँ, एक ही बात है, क्योंकि गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया के लिए है, वाइसराय देशी रियासतों के लिए है ना। तो वाइसराय की जो हमारे पास विधान परिषद है, उस विधान परिषद के अंदर पहली बार भारतीयों को क्या मिली है भाई, अनुमति मिली है, या भारतीयों का उसके अंदर चयन हुआ है। तो लॉर्ड कैनिन हमारे पास हुआ करते थे 1862 के अंदर। कैनिन ने 3 लोगों को अपनी विधान परिषद का मेंबर बनाया था। तो मकसद भी यही था ना कि भारतीयों को शासन में भागीदार बनाना है, तो चाहे किसी भी वे में, लेकिन शासन में भागीदार तो बनाया जा रहा है। तो पहला काम इसके अंदर क्या गया है, कानून निर्माण के अंदर भारतीयों को क्या किया जाने लगा है भाई, शामिल किया जाने लगा है। किसके अंदर, कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया है। 1861 के अंदर ये एक्ट आता है और पहली बार 1862 के अंदर, और उस टाइम जो वाइसराय थी उनका नाम था लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन, देखो भाई सारे वाइसराय और सारे गवर्नर के नाम याद रहें ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एक वाइसराय तथा कुछ एक गवर्नर के नाम जिन्होंने कुछ एक इंपॉर्टेंट काम किया हो, उनके नाम आपको याद रहने चाहिए, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कुछ लोगों के नाम तो आपको याद रखने होंगे। तो 1862 के अंदर या इस टाइम भी हमारे पास लॉर्ड कैनिन ही वाइसराय हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिन ने पहली बार 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में स्थान दिए है। तो लिख लो 1862 में लॉर्ड कैनिन ने कितने भारतीयों को भी, 3 भारतीयों को शामिल किया है। और कहाँ शामिल किया है, अपने विधान परिषद के अंदर शामिल किया है। विधान परिषद के अंदर शामिल किया है। ध्यान देना, फिर आपको बता रहा हूं, जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद थी उसके अंदर हमें अभी तक स्थान नहीं मिला है। पहले हमें स्थान कहाँ मिला है, विधान परिषद के अंदर। विधान परिषद का काम क्या था, कानून बनाना। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में हमें शामिल किया गया है कितने लोगों को, 3 भारतीयों को। ये 3 भारतीय कौन कौन थे, पहला इसके अंदर थे राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा, जो बनारस के राजा थे उनको शामिल किया गया। दूसरा हमारे पास थे जो पटियाला के राजा थे, उनको शामिल किया गया। और तीसरा शामिल किया गया सर दिनकर राव को। दिनकर राव का नाम हम बार बार पढ़ते हैं हमारे संवैधानिक विकास के इतिहास के अंदर, संविधान सभा के अंदर हम इनका जिक्र देखेंगे, इवन तो 1950 तक हम इनका बार बार जिक्र देखेंगे। तो ये 3 लोग हैं जिनको विधान परिषद के अंदर शामिल किया गया है, बनारस के राजा को, पटियाला के राजा को तथा सर दिनकर राव को शामिल किया गया है। उसके बाद सेकेंड जो काम किया गया है इस अधिनियम के तहत, हमने देखा था पुराने अधिनियम के अंदर कि जो बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे तथा जो मद्रास के गवर्नर जनरल थे, उनकी जो विधायी पावर थी, कानून बनाने की पावर थी, उनको समाप्त कर दिया गया था। जैसे ही बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, आपको याद होगा, मैं कल ही आपको बताया है कि जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनता है, उसी टाइम क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर असीमित कर दी जाती है कानून बनाने के मामले में। और जो मुंबई तथा जो मद्रास के गवर्नर थे, उनकी जो कानून बनाने की पावर, उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत जो बॉम्बे तथा मद्रास के गवर्नर जनरल हैं, उनकी विधायी पावर को या कानून बनाने की पावर को पुनः क्या कर दिया जाता है भाई, बहाल कर दिया जाता है। तो पहला काम ये हुआ है। दूसरा काम क्या हुआ है भाई, बॉम्बे तथा मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियां मतलब कानून बनाने की पावर, विधायी शक्तियां पुनः बहाल कर दी गई।
बॉम्बे तथा मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियां क्या कर दी जाती है भाई, पुनः बहाल कर दी जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है, तीसरा महत्वपूर्ण काम होता है इसके अंदर कि यदि आपातकाल के अंदर जरूरत पड़े तो वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अब देखो, वायसराय के पास कानून बनाने की पावर तो है, लेकिन वायसराय कानून कैसे बनाता है, विधान परिषद की सलाह से कानून बनाता है, विधान परिषद में डिस्कस होता है, उसके बाद कानून बना पाता है। विधान परिषद बनाई इसीलिए गई है ना। तो अब अभी तक ये हम बात करते हैं तो वायसराय विधान परिषद की सहायता से ही कानून बनाता था। विधान परिषद के अंदर इस टाइम 16 मेंबर थे, उन 16 मेंबर की सहायता से क्या बना सकता था, वो कानून बना सकता था। लेकिन कह दिया गया कि यदि आपातकाल के अंदर ऐसा लगे कि विधान परिषद अनुमति नहीं दे सकती है या विधान परिषद जो है सिटिंग के अंदर नहीं है, बैठक सेशन उसका नहीं चल रहा है, तो वायसराय आपातकालीन परिस्थिति के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है। और ऐसा अध्यादेश केवल 6 महीने तक लागू रहेगा। 6 महीने से पहले पहले विधान परिषद से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि विधान परिषद ने अनुमति दे दी तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेगा, और यदि नहीं दी तो अध्यादेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लगभग जैसा आज के टाइम में है, राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वो नया सेशन शुरू होता है, उसके 6 वीक तक तो क्या रहता है, प्रभावी रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है, समाप्त रहता है। आज की कंडीशन तो ये है। उस टाइम क्या कहा गया है कि जो आपात परिस्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां, आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में वायसराय क्या कर सकते हैं भाई, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वायसराय क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ऐसा अध्यादेश कब तक वैलिड रहेगा भाई, 6 माह तक की वैधता होगी उस अध्यादेश की, 6 महीने तक की वैधता। और इसी टाइम के अंदर हमारे पास एक अच्छे वायसराय भी आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। 1882 के अंदर आपने सुना भी होगा, 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन क्या करते हैं भाई, इनका नाम केवल एक ही वजह से याद रखा जाता है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या की थी भाई, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, बार बार हम पढ़ते हैं इनका नाम। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक जो है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक भारत में किसको माना जाता है भाई, लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। तो ये हमारे पास था भारत परिषद अधिनियम 1861। 3 मुख्य प्रावधान हैं, तीनों के तीनों प्रावधान के भी कानून बनाने से संबंधित है, भारतीयों को शामिल किया गया है पहली बार। उसके अलावा बॉम्बे तथा मद्रास के जो हमारे पास गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियां पुनः बहाल कर दी गई है। और तीसरा जो काम हमारे पास किया गया है वो किया गया है, अध्यादेश जारी करने की पावर दे दी गई है वायसराय को, जो पावर आज तक भी हमारे पास है राष्ट्रपति के पास तथा राज्यपाल के पास। उसके बाद हमारे पास अगला जो अधिनियम है वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। दूसरा भारत परिषद अधिनियम है हमारे पास भारत परिषद अधिनियम 1892। यदि आपको बीच में किसी भी तरह का डाउट आता है, किसी भी तरह का शंका आती है, या आपको लगता है कि हमने कुछ और पढ़ा है और आप कुछ और पढ़ा रहे हो, तो आप उस बात को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपके हर एक कमेंट को पर्सनली देखता हूं और आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर आपके उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। डेफिनेटली आपके जो मन के अंदर उठने वाले सवाल है, हर एक सवाल को शांत करने की कोशिश की जाएगी। पहली बात तो मैं इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ कि आपके मन के अंदर किसी भी तरह का कोई सवाल क्रिएट ही न हो। आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं हमारी इस वीडियो के अंदर ही देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी इंसान है, इंसान की एक लिमिटेशंस होती है, सामने वाले की सोचने की असीमित शक्तियां होती हैं, तो आपके पास असीमित अधिकार हैं सोचने के, क्वेश्चन क्रिएट करने के आपके पास लाखों अधिकार हैं। तो आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा और अपने क्वेश्चन का जवाब अगली वीडियो के अंदर डेफिनेटली हम देने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। 1861 के अंदर अधिनियम आया था
उसके बाद लगभग 31 साल के बाद 1892 के अंदर हमारे पास दूसरा अधिनियम आता है। 31 साल तक अंग्रेजों को जरूरत ही नहीं पड़ी कि भारतीयों को क्या बनाया जाए, भारत के लिए कोई नया कानून, नया अधिनियम लेके आए या नया कानून लेके आए, क्योंकि ठीक ठाक था, भारतीयों को भी उसमें पार्टिसिपेशन भी मिल गया था, भारतीय खुश हो गए थे। लेकिन हम जानते हैं इसी बीच 1885 आता है, 1885 आता है। क्या हुआ था भी 1885 के अंदर? हाँ बिल्कुल सही, सोचो और जवाब दो। बहुत कुछ आपको पता है। 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना होती है, आप सभी जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या हो जाती है भाई? स्थापना हो जाती है। भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। शुरू के अंदर केवल पढ़े लिखे लोग, वकील लोग ही इसके अंदर होते हैं, बाद में धीरे धीरे आम जनता इसके साथ जुड़ने लग जाती है। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, वकील लोग थे, वो अपने अधिकारों से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ थे। वो केवल इस बात से खुश नहीं थे कि हमें विधान परिषद के अंदर केवल 3 सदस्यों को शामिल कर लिया गया है, वो चाहते थे कि हमें और अधिकार मिले, कानून बनाने के अंदर हमारा और जो क्या हो भाई, हमारा पार्टिसिपेशन हो, या हमें जो विधान परिषद है इसकी शक्तियां भी बढ़ाया जाए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, वो दूसरे देशों के कानून से वाकिफ हैं, वहाँ की जानकारियाँ भी रखते हैं वो। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता की मांग तो कर ही रहे हैं वो धीरे धीरे, साथ ही साथ वो अपने अधिकारों को बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। स्वतंत्रता की जो मांग है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत अधिकारों के लेने से होती है। पॉलिटी एक ही चीज है, सरकार अधिकार देना नहीं चाहती है और जनता अधिकार लेना चाहती है। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है ना, टसल जो है, इसी का ही नाम पॉलिटी है। हम आगे देखेंगे, बताऊंगा फंडामेंटल राइट के अंदर पॉलिटी केवल यही है। एक व्यक्ति अधिकार देना नहीं चाहता, दूसरा अधिकार छीनना चाहता है, इसके अलावा पॉलिटी कुछ भी नहीं है। तो पढ़े लिखे लोग थे, जागरूक लोग थे, उन लोगों की एक संस्था बनी है जिसका नाम कांग्रेस है, जो भारत की आज़ादी के लिए काम कर रही है। और आज़ादी कहाँ से मिल सकती है? अधिकारों से मिल सकती है। उन्होंने धीरे धीरे अधिकारों को बढ़ाने की मांग की है। तो इनकी मांग जब बढ़ने लगी, कांग्रेस इंडिया के अंदर जब पॉपुलर होने लगी, तो अंग्रेज समझ गए कि 30 सालों से जो हम कानून नहीं लेके आए थे, अब हमें एक कानून और लाना पड़ेगा। डेफिनेटली हमें ऐसा कानून लाना पड़ेगा जिसके अंदर कांग्रेस की बढ़ती हुई मांग को शांत करना पड़ेगा। यदि कांग्रेस इंडिया के अंदर पॉपुलर समूह हो गया तो हम ज्यादा देर तक यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे, अंग्रेज बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया भाई, एक नया अधिनियम लेके 1892 के अंदर, क्या नाम रखा? भारत परिषद अधिनियम 1892। उन्होंने क्या किया है भाई, अब तक हमने देखा 1861 के अंदर जो विधान परिषद है उसमें केवल 3 मेंबर हमारे पास थे, लेकिन अब उन्होंने विधान परिषद के अंदर हमारे मेंबर बढ़ा दिए हैं। तब तक 3 थे, लेकिन अब तक बढ़ा दिए गए हैं। जो भी भारतीय मेंबर उसमें शामिल होते थे ना, उनको बोला जाता था गैर सरकारी सदस्य, और जो ब्रिटिश लोग हुआ करते थे उनको बोला जाता था सरकारी सदस्य। तो भारतीय लोगों को गैर सरकारी सदस्य के रूप के अंदर विधान परिषद के अंदर क्या मिलती थी भाई? अनुमति मिलती थी। चाहे हम प्रांतीय, देखो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो तो सेंटर के अंदर थी, इसी तरह से जहां जहां गवर्नर थे वहां पर उनकी प्रांतीय काउंसिल भी हुआ करती थी। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर तथा जो प्रांतीय काउंसिल है उनके अंदर भी भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दी गई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारी पास थी काउंसिल थी, या गवर्नर जनरल या वायसराय की काउंसिल है, वहां पर तो आज भी अंग्रेजों के पास बहुमत है। कुल मैंने आपको बताया ना 16 मेंबर अब तक हुआ करते थे, तो बहुमत किसका था? अंग्रेजों का ही था। बहुमत आज भी किसका रखा गया है भाई? अंग्रेजों का रखा गया है। भारतीयों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन उन भारतीयों के पास बहुमत नहीं है। एक हिसाब से यदि हम बात करूं तो कितने लोग हैं फिक्स नहीं थे, वो बढ़ते रहते थे, कम होते रहते थे। यदि बहुमत की बात करूं तो 9 लोग इनको चाहिए बहुमत के लिए। तो यदि इनके 9 लोग हैं तो इनके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? भारतीयों के 7 लोग हो सकते थे, 3 से तो ज़्यादा ही थे ना। तो पहला काम तो क्या किया गया है, जो विधान परिषद में उसमें हमारे मेंबर बढ़ा दिए गए हैं। जो ये मैं बात कर रहा हूँ वायसराय की, जो गवर्नर की काउंसिल है, जो राज्यों के अंदर या प्रांतों के अंदर काउंसिल है, उसके अंदर भी भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया है। उनके अंदर ऐसा हो सकता है कि भारतीयों को बहुमत मिल जाए, लेकिन जो गवर्नर वायसराय की काउंसिल थी उसमें भारतीयों को बहुमत नहीं दिया गया था, लेकिन हमारी क्या भी संख्या जरूर बढ़ाई गई थी। तो ज़्यादा आप लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख लो कि जो हमारी विधान परिषद है उसके अंदर हमारी संख्या को क्या कर दिया गया भाई? बढ़ा दिया गया है। पहली बात लिख लो, विधान परिषद में, विधान परिषद, कौन सी विधान परिषद भाई? मैं यहाँ केंद्रीय विधान परिषद की बात भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ कौन सी की भाई? प्रांतीय विधान परिषद की बात कर रहा हूँ। प्रांतीय परिषद में भारतीयों की संख्या क्या कर दी गई है भाई? बढ़ा दी गई है।
ठीक है ना। आप लिखना चाहो तो नोट लगा के लिख सकते हो 2-3 बातें। पहली बात, विधान परिषद में भारतीयों को क्या कहा जाता था भाई? गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था। दूसरी बात लिख लो, जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद, इसके लिए बात क्या है? केंद्रीय विधान परिषद में बहुमत जो है, बहुमत किसका था भाई? सरकारी सदस्यों का, या मैं सीधा लिख लूं किसका था भाई? अंग्रेजों को ही था। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है भाई? जो प्रांतीय विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषद थी, वहां पर बहुमत गैर सरकारी सदस्यों, मतलब भारतीय गैर सरकारी सदस्यों का भी हो सकता था। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हो सकता था, मैंने ये नहीं लिखा था, मैं लिखा है हो सकता था। मतलब मान लो सपोज करो कि 10 प्रांत थे, तो 10 प्रांत में एक आधा प्रांत ऐसा हो सकता है कि जहां पर भारतीय लोग ज्यादा हो, ठीक है ना, हो सकता था। उनके बहुमत पर रोक नहीं थी। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो वहां पर रोक थी कि भारतीयों का बहुमत नहीं होगा। बहुमत हमेशा किसका होगा भाई? अंग्रेजों का ही होगा। तो पहला काम तो ये किया गया है कि विधान परिषद में संख्या बढ़ा दी गई है। दूसरा, मैंने कहा कि ये लोग जो कांग्रेस वाले थे ना, ये अपनी मांग बढ़ाने लगे थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं। तो विधान परिषद अब तक जो थी, विधान परिषद के पास केवल एक ही काम था कि वो कानून बनाया करती थी। साइन करना, वो करना, सब कुछ किसके हाथ में था? वायसराय के हाथ में था। और विधान परिषद के अंदर अंग्रेज लोग ज्यादा थे। कानून बहुमत से पास होते हैं, आज तक भी हम देखते आ रहे हैं कानून किससे होते हैं भाई? बहुमत से पास होते हैं। तो भारतीयों का इसमें ज्यादा रोल नहीं था। फिर भी क्या है, पार्टिसिपेशन था, हम इससे खुश थे। जैसे जैसे वो अपने विचार अधिकार मांगने लगे हैं, तो अब जो विधान परिषद है उसको कुछ पावर भी दी जाने लगी है, कुछ शक्तियां भी दी जाने लगी है। तो दूसरा काम क्या किया है अंग्रेजों ने? विधान परिषद की, जो विधान परिषद है, अब तक उसके पास केवल और केवल कानून बनाने का ही काम था। अब क्या किया गया भाई? विधान परिषद की शक्तियों में कह दूं या अधिकार, अधिकार क्षेत्र में क्या किया भाई? वृद्धि की है। जो विधान परिषद है उसके अधिकार क्षेत्र में क्या की गई है भाई? वृद्धि की गई है। क्या क्या वृद्धि की है? 2 बातें की है। कौन कौन से नए अधिकार दिए गए हैं? पहला अधिकार उनको दिया गया है कि जो भी बजट पास किया जाएगा, बजट पास करती थी उसकी कार्यपालिका, कार्यपालिका के द्वारा या कार्यकारी परिषद के द्वारा जो भी बजट पास किया जाएगा, विधान परिषद को उस बजट के ऊपर चर्चा करने का अधिकार है। ये केवल डिस्कस कर सकती है, इसके अलावा उसको कोई अधिकार नहीं है। पहला अधिकार क्या किया गया भी? कार्यकारी परिषद द्वारा पारित बजट पर चर्चा कर सकती थी। कार्यकारी परिषद द्वारा पारित बजट पर चर्चा कर सकती थी, चर्चा करने का अधिकार। चलो भाई, कुछ अधिकार तो मिला कि आप हमारे लिए कहाँ पे खर्चा करने वाले हो, आपको इनकम कहाँ से होती है, कहाँ से रेवेन्यू आप लेने वाले हो, और क्या क्या हमारे ऊपर खर्चा करने वाले हो, एजुकेशन कैसी दोगे, हॉस्पिटल कैसे दोगे, ठीक है ना, इन सब की क्या व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चलो आज चर्चा करने का अधिकार मिला, कल वोटिंग करने का अधिकार भी मिलेगा। चर्चा करने का अधिकार इनको मिल गया था। और दूसरा जो है, जो कार्यकारी परिषद है, इससे क्वेश्चन करने का अधिकार भी इनको मिल गया था। अब जो विधान परिषद है वो कार्यकारी परिषद से, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, कार्यकारी परिषद से प्रश्न भी पूछ सकती थी। तो भाई कुछ एक अधिकार बढ़ाए गए हैं, अधिकार भी बढ़ा दिए गए हैं विधान परिषद के। और दूसरा, विधान परिषद के अंदर हमारे मेंबर भी क्या कर दिए गए हैं भाई? ज्यादा कर दिए गए हैं। अब ध्यान से देखना, यहां पर देखो, विधान परिषद के अंदर चाहे केंद्रीय विधान परिषद हो चाहे प्रांतीय विधान परिषद हो, उनके अंदर हमारे मेंबर बढ़ाए गए हैं। तो हमारे मेंबर चुनने हैं,
पिछली बार मैंने देखा 3 मेंबर बंगाल कहाँ के राजा भाई, एक तो बनारस के जो राजा थे, दूसरा पटियाला के राजा थे, तीसरा सर दिनकर राव थे। उनको अपॉइंट किया गया था वाइसराय कैनिंग के द्वारा डायरेक्टली, कहीं से पूछा नहीं गया था, कुछ और नहीं था। लेकिन अब तो ज़्यादा लोग लेने हैं ना, यदि मान लो 7 लोग लेने हैं और प्रांतीय विधान परिषद उसमें बहुत ज़्यादा लोग लेने हैं, तो उनको लिया कैसे जाएगा? क्या वाइसराय खुद ले लेगा, गवर्नर खुद ले लेगा, या कोई प्रोसेस होगा? तो इसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया था। कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जमींदार थे, जागीरदार थे, अमीर लोग थे, उनको कहा गया कि आप लोगों को चुन के हमारे पास भेजो। लोगों को चुन के भेजो, इसका मतलब क्या है? निर्वाचन की या चुनाव प्रणाली जो है उसकी क्या हो चुकी है भाई? शुरुआत हो चुकी है। डायरेक्टली चुनाव तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई है, चाहे परोक्ष रूप से ही क्यों नहीं हुई हो। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। किस चीज की भाई? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन आता है, भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई या कौन से अधिनियम से हुई? 1892 के अधिनियम से हुई। जो अधिकार हैं बहुत सीमित लोगों को ही है। मैंने कहा अधिकार या निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है, ब्रैकेट में आप लिख लो कैसे हुई है भाई? परोक्ष रूप से हुई है। डायरेक्टली निर्वाचन नहीं होता है, लेकिन फिर भी परोक्ष रूप से कुछ लोगों के द्वारा चुने गए लोग हमारी असेंबली के अंदर जाने लगे हैं, तो हम कह सकते हैं निर्वाचन पद्धति की क्या हुई है भाई? शुरुआत हो चुकी है। ये तो था हमारे पास 1892 का अधिनियम। इसके बाद शायद, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो। भाई मैं बड़ा ढीठ आदमी हूँ, बार बार बोलता रहूँगा, जब तक आप नहीं लिखोगे ना तब तक आपको बोलता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लिख रहे हो। फिर भी भाई आप मेरे से भी ढीठ हो जाते हो कि मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आप नहीं लिखते हो, तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया कीजिएगा। तीसरे एक्ट की तरफ हम जाते हैं। भारत परिषद अधिनियम जो तीसरे नंबर का था वो हमारे पास आया था 1909 के अंदर। भारत, हेडिंग डालो, भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 के अधिनियम को एक और नाम से जाना जाता है। जल्दी से बता दो किस नाम से जाना जाता है? मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 एक और नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस अधिनियम के आने से पहले का जो थोड़ा सा इतिहास है, उस इतिहास को हम जान लेते हैं। हमने अभी पिछले एक्ट के अंदर पढ़ा है कि इंडिया के अंदर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और शुरू के अंदर कांग्रेस के अंदर क्या थे भाई? केवल पढ़े लिखे लोग थे, और ज़्यादातर लोग क्या थे? वकील लोग थे। उनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था ना, वो केवल यही तरीका था कि वो केवल विज्ञापन देके खुश हो जाते थे, ठीक है ना, या थोड़ा हड़ताल कर ली या थोड़ा कुछ और कर लिया, तो बहुत बड़े लेवल पे उनके जो प्रोटेस्ट थे वो नहीं हुआ करते थे। फिर भी उनको क्या मिली? पॉपुलैरिटी मिल रही थी। लेकिन इस टाइम के अंदर धीरे धीरे जब 1900 का टाइम आता है, 1905 का टाइम आता है, इस टाइम धीरे धीरे क्या होता है कि गरम दल नाम से जो युवा लोग हैं ना, वो भी कांग्रेस के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं, और एक नया दल बनने लगता है, गरम दल जिसको हम कहते हैं। विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, ये आपने नाम सुना होगा ना। तो गरम दल के लोग या कुछ क्रांतिकारी विचारों वाले लोग भी कांग्रेस के साथ जुड़ने लगते हैं। और जो क्रांतिकारी विचार थे ये पूरे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से आग की तरह फैल रहे थे। और सबसे ज्यादा जहां पर विचार फैल रहे थे, लाल बाल पाल की मैं चर्चा कर रहा हूं या सुभाष चंद्र बोस की हम चर्चा करें, तो ये लोग कहां से थे? ये पश्चिम बंगाल, या जो बंगाल हमारा एरिया था ना, बंगाल बहुत बड़ा था, मैंने कल ही आपको बताया था। आज का बिहार यदि मैं बात करता हूं, झारखंड की बात करता हूं, उड़ीसा की बात करता हूं, वेस्ट बंगाल की बात करता हूं, बांग्लादेश की बात करता हूं, इतना बड़ा सब एरिया मिला दिया जाए तो बंगाल था। तो जो क्रांति थी या जो क्रांतिकारी थे, उनका मुख्य केंद्र क्या बनता जा रहा था भाई? बंगाल बनता जा रहा था। तो अंग्रेजों ने कोशिश की कि यदि क्रांतिकारी इसी तरह से पॉपुलर होते चले गए तो बहुत ही जल्द निकट भविष्य के अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से इन क्रांतिकारियों को तोड़ा जाए। क्रांतिकारियों को तोड़ने के लिए आप जानते हो 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने एक गेम खेला था हमारे साथ। वो गेम था बंगाल का विभाजन कर देना। 1905 में एक ऐतिहासिक घटना होती है। कर्जन जो हमारा वायसराय हुआ करता था, या गवर्नर जनरल कहूँ तो गलत बात नहीं है, क्योंकि ये बंगाल जो था ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, आप जानते हो। तो 1905 के अंदर जो वायसराय है कर्जन, उसके द्वारा एक गेम खेला जाता है और उस गेम को नाम क्या दिया जाता है भाई? बंग भंग की घटना।
बंग भंग मतलब बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन करने का रीजन जो अंग्रेज लोग बताते हैं वो ये कहते हैं कि बंगाल बहुत बड़ा था, हम इसका प्रशासन अच्छे से नहीं संभाल पाते थे, इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारे पास क्या होगा भाई, पूर्वी बंगाल होगा, और दूसरा भाग हमारे पास क्या होगा, पश्चिमी बंगाल होगा। इस नाम से विभाजित कर दिया गया है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। लेकिन रीजन क्या था, रीजन ये था बंगाल के अंदर बढ़ती हुई क्रांतिकारियों की लोकप्रियता को कम करना, उनको दो भागों के अंदर बांटना। बांटा कैसे था, जो पूर्वी बंगाल था वो क्या था भाई, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। आज भी हम देखते हैं बांग्लादेश जो बना हुआ है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और जो पश्चिमी बंगाल था वो क्या था भाई, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की गई है, धार्मिक नाम पे पहली बार साजिश अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे की जाती है। जब पहली बात तो धर्म के नाम पे क्रांतिकारियों को बांट दिया गया। दूसरा, जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल के अंदर अंग्रेजों के द्वारा एक प्रचार किया जाता है, मिथ्या प्रचार जिसको हम कहेंगे, कि जो कांग्रेस है ना वो एक हिंदू संगठन है, वो केवल हिंदुओं के अधिकारों की ही रक्षा कर रही है, आपके अधिकारों की या मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा कांग्रेस के द्वारा नहीं की जा रही है। आपको कांग्रेस के पैरेलल के अंदर, कांग्रेस के समांतर के अंदर अपनी एक संगठन बनाना चाहिए, अपनी एक सभा बनानी चाहिए। और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 1906 के अंदर कांग्रेस मुसलमानों के द्वारा ढाका के अंदर, वो पूर्वी बंगाल का हिस्सा है, आप जानते हो, आज के बंगाल की राजधानी, स्थापना हो जाती है किसकी भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। मुस्लिम लीग की क्या होती है भाई, स्थापना होती है। ये दोनों ही रीजन ऐसे रीजन थे जो भारतीय लोगों को धर्म के नाम पर अलग अलग कर रहे थे। भारतीयों की जो एकीकृत पावर थी ना, एकीकृत शक्ति थी, संगठन में शक्ति होती है, हम सभी जानते हैं, उस शक्ति को क्या हो, वो शक्ति हमारी क्या होती जा रही थी भी, कमजोर होती जा रही थी। और तीसरा जो था, इसी टाइम क्या हुआ, 1907 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है, आप सभी जानते हो 1907 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत में अधिवेशन हुआ था। और उस अधिवेशन के अंदर बहुत बड़ा काम होता है, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं सूरत की फूट, डिस्प्यूट ऑफ सूरत जिसको नाम दिया जाता है। और सूरत की फूट का मतलब क्या है, कांग्रेस दो भागों में बंट गई है, एक हमारे पास बन गया है गरम दल और दूसरा हमारे पास बन गया है क्या भाई, नरम दल। तो हम क्या हैं, पहले तो हिंदू तथा मुसलमान के नाम पे बट गए हैं। बंगाल बंट चुका है, पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल के अंदर, फिर पश्चिमी बंगाल के अंदर हिंदू तथा मुसलमानों को फिर बांट दिया गया है कि जो कांग्रेस है उसको हिंदू संगठन बता दिया गया है, तथा मुसलमानों के लिए अलग से संस्था बना दी गई है जिसका नाम मुस्लिम लीग रखा गया है। और तीसरा क्या है, जो कांग्रेस खुद है वो भी दो भागों के अंदर बंट गई है, एक गरम दल बन चुका है, एक नरम दल बन चुका है। अब तक ये सारे एक थे, जब एक होते हैं तो मैंने फिर बताया कि एकता में बल होता है। इनका जो आंदोलन था वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, लेकिन अंग्रेजों के फेवर में कंडीशन बनती जा रही थी। आंदोलन हमारा क्या होने लगा, वीक पड़ने लगा, कमजोर होने लगा। और अंग्रेजों ने इस बात का पूरा फायदा उठाया और अधिनियम लेके आ गए 1909 के अंदर। जो हम कहते हैं ना, फूट डालो और राज करो, वो यहीं से शुरुआत होती है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, आपस में लड़ाते रहे और हमारे ऊपर राज करते रहे। तो ये जो टाइम था, इस टाइम के अंदर अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा जो काम था ना, चलो मैंने आपसे पूछा था 1909 का अधिनियम जो है, इसका एक नाम और है, क्या नाम है भाई? बहुत अच्छा, लोग जवाब भी दे रहे हैं। आप मन के में जवाब देते हो और मैं आपके मन की बात सुन लेता हूँ। क्या नाम है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1919 में आया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इसको क्या कहा गया भाई? मार्ले मिंटो सुधार। सुधार था या नहीं था, बात की बात है। इसमें दो लोगों के नाम लिखे गए हैं, पहला नाम है मार्ले और दूसरा क्या नाम है भाई? मिंटो। जो मार्ले थे वो हमारे पास थी भारत सचिव। अब भारत सचिव कौन थे या कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से जान गए हैं। 1858 के अधिनियम के अंदर भारत सचिव बनाए गए थे। और जो मिंटो था वो क्या था भाई? वायसराय था। मिंटो क्या था? वायसराय था। तो मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है 1909 के अधिनियम को। तो 1909 के अधिनियम में जो बैकग्राउंड था वो मैंने आपको बता दिया। 1909 का अधिनियम शुरू होता है और 1909 के अधिनियम में पहला जो काम किया जाता है वो काम किया जाता है विधान परिषद के अंदर प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत।
पिछला जो अधिनियम था 1862 उसमें हमने क्या देखा, विधान परिषद में मेंबरों की संख्या बढ़ाई गई है, डेफिनेटली बढ़ाई गई है। दूसरा, मेंबरों का जो चुनाव किया गया है वो कैसे किया गया है भाई, अप्रत्यक्ष रूप से। जो प्रोक्ष निर्वाचन था उसकी शुरुआत कहाँ हो चुकी है भाई, 1892 के अंदर हो चुकी है। लेकिन यदि मैं प्रत्यक्ष रूप से शुरुआत की बात करूं, वोटिंग की बात करता हूं ना, मत देने के अधिकार की बात करता हूं, तो पहली बार वोटिंग का अधिकार किससे मिला था, 1909 के अंदर मिला था। तो पहला काम क्या किया उन्होंने, विधान परिषद के लिए क्या किया है भाई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कर दी है। विधान परिषद के लिए क्या कर दिया भाई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कर दी है। दूसरा, जो विधान परिषद थी, मैंने पिछले एक्ट में आपको बताया, विधान परिषद में अब तक 16 मेंबर हुआ करते थे, 16 मेंबर। लेकिन अब विधान परिषद के अंदर मेंबरों की संख्या बढ़ा दी गई है, 16 से बढ़ा के 60 कर दिए गए, बहुत ज्यादा कर दिए गए भाई। केंद्रीय विधान परिषद में जो है ना, केंद्रीय विधान परिषद में कितने मेंबर थे भाई, अब तक 16 मेंबर थे, 16 से बढ़ा के कितने मेंबर कर दिए गए भाई, 60 सदस्य कर दिए गए। मतलब अब भारतीय बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कम से कम 20-25 भारतीयों को हो सकता है इसके अंदर क्या किया जाएगा भाई, अपॉइंट किया जाएगा। तो इतने लोगों को चुनना है, इसलिए उनका क्या करवाया जा रहा है भाई, मतदान करवाया जा रहा है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, कि ज़्यादा लोग चुनने हैं, ठीक है ना। तीसरी बात, मैंने अभी आपको बताया कि हिंदू तथा मुसलमान, भारतीय जो है हिंदू तथा मुसलमान के नाम पे बंट चुके थे। इसका पूरा फायदा उठाया गया मार्ले मिंटो के द्वारा। मिंटो जो यहाँ का वायसराय था, वो चाहता था कि इस बात को कानूनी निजामा फैला दिया जाए कि भारतीयों के जो हिंदू तथा मुसलमान है ना, इनको कानूनी रूप से ही अलग कर दिया जाए। कानूनी रूप से अलग करने के लिए यहाँ पर उसने बहुत बड़ा खेल खेला। और क्या खेल खेला, उसने क्या किया भाई, मुस्लिम लोग जो थे, मुसलमान थे, मुस्लिमों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या कर दी उन्होंने, शुरुआत कर दी। ये बहुत बड़ा दांव था भाई, हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच में डिस्प्यूट फैलाने का बहुत बड़ा कारण बनता है ये बाद में। और यदि मैं आपसे कहूं कि यही जो बात थी आगे जाके भारत विभाजन का बहुत बड़ा कारण बनती है, भारत पाकिस्तान बनते हैं तो इसी बात की वजह से बनते हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। मुसलमानों को भारतीयों से या हिंदुओं से बिल्कुल अलग करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया भाई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ये क्या चीज है, ये एक नए तरीके का आरक्षण था। इस आरक्षण में क्या था कि एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, जो आज के टाइम में यदि बात करें उसी टाइम की बात कर रहा हूं, कि एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र या ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां से केवल और केवल मुसलमान लोग ही खड़े हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा, वोट देने का अधिकार भी केवल और केवल मुसलमानों को ही होगा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या था, पहला, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ना, ये केवल और केवल किसको था भाई, मुस्लिम लोगों को था। केवल और केवल मुस्लिम लोग ही यहाँ से चुनाव लड़ सकते थे। और दूसरा जो था, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार ये भी क्या था भाई, केवल मुसलमानों को ही था। ये जो बात है ना, सेकंड वाली बात, ये ज़्यादा खतरनाक थी भाई। इस बात का मतलब तो ये हो गया कि उस एरिया के अंदर इस समुदाय के अलावा जितने भी समुदाय के लोग रह रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रही भाई, केवल यही वोट देंगे तो केवल इन्हीं के लिए काम होगा। दूसरे जब वोट ही नहीं दे सकते तो उनके लिए काम ही कैसे होगा। यदि मैं वर्तमान में बात करता हूँ ना, तो वर्तमान में भी भारतीय राजनीति के अंदर राजनीतिक आरक्षण है। वर्तमान में भी हमारे पास क्या है भाई, राजनीतिक आरक्षण है। आप सभी जानते हो राजनीतिक आरक्षण किसको है, एससी तथा एसटी के लोगों को राजनीतिक आरक्षण है, आप सभी जानते हैं। कुछ एक हमारे पास ऐसी सीटें हैं लोकसभा की, कुछ एक ऐसी सीटें हैं हमारे पास विधानसभा की जहां पर केवल एससी या एसटी के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आज का जो आरक्षण है और ये आरक्षण है, उसमें क्या था, डिफरेंस था। आज के आरक्षण में क्या है भाई, आज जहां भी आरक्षित सीट है एससी के लिए, तो वहां पर चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ना,
चुनाव लड़ने का अधिकार है वो तो इन लोगों को है, SC या ST को है, लेकिन वोट देने के अधिकार की यदि मैं बात करूं तो वोट देने का अधिकार सभी को है, ऐसा नहीं केवल SC ST को ही है। वोट देने का अधिकार क्या है, सभी को ही है। लेकिन यहाँ पर क्या था भाई, वोट देने का अधिकार भी केवल मुस्लिम लोगों को ही था, चुनाव लड़ने का अधिकार केवल मुस्लिम लोगों को ही था। इसे हम कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसीलिए मैंने कहा, जो हमने अभी देखा है कि वेस्ट बंगाल, जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल अलग किया गया है, पूर्वी बंगाल अलग किया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है, उसी बात को और गहरा कर दिया गया, हिंदू तथा मुसलमान के बीच की खाई को और पाट दिया गया। मुसलमानों के लिए क्या बना दिया गया भाई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या कर दी गई है, शुरुआत कर दी गई है। क्वेश्चन सीधा आता है, सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, भारत में सांप्रदायिकता को कानूनी जामा कब पहनाया गया। तो सांप्रदायिकता को कानूनी जामा कब बनाया गया भाई, 1909 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आए हुए हैं, भारत में सांप्रदायिकता, भारत में सांप्रदायिकता की कानूनी रूप से शुरुआत, भारत में सांप्रदायिकता की कानूनी रूप से शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी भाई, 1909 के अधिनियम के द्वारा या पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है भाई, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है मिंटो को, क्योंकि मिंटो हमारा उस टाइम क्या था भाई, वायसराय था। बहुत सी जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि मार्ले जो भारत सचिव था उसने मिंटो को कहा था कि आप ऐसा मत करो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू नहीं करो, लेकिन मिंटो ने मार्ले की एक भी नहीं सुनी तथा ये शुरू कर दिया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है किसने किया किसने नहीं किया, हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है मिंटो को। अब इसके अलावा और क्या काम हुआ था। अब तक मैंने आपको बताया है कि गवर्नर जनरल की केवल विधान परिषद थी ना, उसमें ही हमें स्थान प्राप्त था। जो उसकी कार्यकारी परिषद थी, जिसको मैं बार बार कार्यपालिका कह रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास वो कार्यपालिका है, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के अंदर या वायसराय की कार्यकारी परिषद के अंदर हमें स्थान प्राप्त नहीं था। पहली बार 1909 के अधिनियम के तहत, पहली बार ऐसा होता है 1909 के अधिनियम के तहत कि गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारी जो परिषद है उसके अंदर किसी भारतीय को स्थान दिया जाता है। तो नोट लगा के लिख लो, नेक्स्ट काम क्या किया जाता है भाई, प्रथम बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में, प्रथम बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया जाता है। प्रथम बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया था। और जो पहले व्यक्ति जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारत की तरफ से शामिल हुए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन जिसको मैं कह सकता हूं। जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारत की तरफ से शामिल हुए थे। वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का जो चुनाव हुआ था वो किसके रूप में हुआ था भाई, विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में। या आज के टाइम में यदि मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं कानून मंत्री। तो केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। और पहले व्यक्ति कौन थे भाई, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र है भाई इनका नाम, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है इनका नाम, ठीक है।
तो ये हमारे पास अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम 1909। आज की क्लास में हमने क्या जाना है? आज की क्लास में हमने जो रूल ऑफ क्राउन है, ताज का शासन है, उसके बारे में जानने की कोशिश की है। 4 अधिनियम हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद हमने पढ़े भारतीयों की भागीदारी करने के लिए भारत परिषद अधिनियम लाए गए थे, और 3 भारत परिषद अधिनियम लाए जाते हैं। पहला 1861 का भारत परिषद अधिनियम, दूसरा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और तीसरा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले मिंटो सुधार के तहत प्रमुख सुधार जो किए गए थे उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्रिप्स साइमन कमीशन, क्रिप्स आयोग, उनके बारे में जितना भी हो पाएगा हम कल के क्लासेस की हम चर्चा करेंगे। आपसे फिर से अनुरोध करता हूं, यदि आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो भी इंडियन पॉलिटी की क्लास के लिए कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।